इंडिया न्यूज ने आपके लिए कोविड ओपीडी ओपन कर रखी है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है, ये बात कही अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही साथ कहा कि दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की अभी जरूरत है। केंद्र सरकार से अभी पूरी ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रही है। कोरोना से जंग में लॉकडाउन आखिरी हथियार है, ये बात कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो केंद्र सरकार से अभी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन लॉकडाउन के अलावा फिलहाल नहीं बचा था। कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनजर कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है। कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, जैसे कि खुद आपने सुना अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ऐसे में दूसरे शहरों से रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आए लोगों में खौफ बढ़ गया है और ऐसे में लगातार पलायन जारी है। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने बताया कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा और लगातार अब दूसरे हफ्ते दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। तो सूरत हाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार के पास मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और बीते हफ्ते भी जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो तब से लेकर ये जो भीड़ है यहाँ लगातार बनी रही। लोग लगातार अपने होम टाउन के लिए लौट रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ऑटो से लोग आ रहे हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ यूपी में कौशाम्बी का बस डिपो है तो दूसरी तरफ आनंद विहार बस अड्डा और रेलवे स्टेशन है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को समझा भी रही है और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी यहाँ पर लगातार कर रही है। मैं इस समय उस फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूँ जहाँ सामने से जो लोग आते हुए आपको दिखाई देंगे वो आनंद विहार की साइड से आ रहे हैं। उस तरफ आनंद विहार का बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो यहाँ पर क्या चल रही है और किस भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। प्रवासी जो मजदूर हैं जो दिल्ली में रोज़ाना कमाते और रोज़ाना खाते हैं, उनकी संख्या लगातार बीते हफ्ते से यहाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आई। और देखिए हम आपको इस तरफ से अब कौशाम्बी का यह बस डिपो भी दिखा देते हैं जिसमें लगातार जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। दूसरे जिलों में आउट स्टेशन जाने वाले लोगों के लिए जो बसेस की संख्या है वो यूपी में लगातार बढ़ाई गई है। ये वही बस अड्डा है जहां पर जैसे ही पिछले हफ्ते पहली बार एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तो हजारों की संख्या में जो प्रवासी हैं वो उमड़ आए थे और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर बसें लगाई गई। साल 2020 में भी यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ी थी। अब देखना ही होगा कि एक हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसके बाद क्या कुछ होता है। और मैं आपको इसी फुटओवर ब्रिज पे यहाँ पर दिखाऊं भी तो देखिए इस तरह से लगेज लेकर जो लोग हैं लगातार वापस जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि रोज़ाना कमाई है और रोज़ाना उसी से घर चलता है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते वो अपने होम टाउन वापस जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। हालांकि सरकारों ने ये अपील लगातार की है कि पलायन ना करें और फिलहाल जहाँ हैं वहीं रहें और सरकार व्यवस्था भी कर रही है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये माना कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसके लिए भी जद्दोजहद लगातार जारी है। दिल्ली में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच मुश्किल उन लोगों की है जो पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, ये तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन जो लोग यहाँ रुके या जो लोग दिल्ली छोड़ के ना जाए, उनके लिए दिल्ली सरकार का क्या प्लान है, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। आपने देखी पूरी रिपोर्ट। चलिए, डॉक्टर हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विवेक, ऐसे वक्त में जब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है एक दूसरे के साथ की, लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी भी तरह से चारों तरफ बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, उस माहौल से बाहर निकलने की, तो ऐसे वक्त में नहीं लगता कि सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि लोग जो पलायन करने को मजबूर है, आपने रिपोर्ट देखी, वो कम से कम इसी सहारे थोड़े मेंटली हेल्दी फील करें खुद को कि हाँ कोई तो है हमारे साथ ऐसे मुश्किल वक्त में। देखिए, लॉकडाउन जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले अपने तो कहा था कि शुड बी द लास्ट ऑप्शन, एंड एक्चुअली इट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर अस, बिकॉज इन दिल्ली द नंबर ऑफ केसेस जो बढ़े हैं वो इतने बढ़ गए हैं, 30,000 के आसपास आ रहे हैं। और मैं एक बार और बता दूं, अगर आप 25,000 RT-PCR टेस्ट बता रहे हैं रैपिड एंटीजन मिला के, तो कम से कम 50,000 होंगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि काफी लोग तो टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं और RT-PCR टेस्ट की जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी काफी ज्यादा है, खास करके इस डबल म्यूटेंट वायरस में। तो हम ये मान के चले कि इसमें 50,000 केसेस पर डे हो रहे हैं। लॉकडाउन शुड बी डन। आई टोटली एग्री विद चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कि उन्होंने ठीक किया है, लेकिन अब जो पलायन करके जा रहे हैं, इमोशनल साथ नहीं है। अच्छी बात है कि आज के समय में अगर ये 10-20 साल पहले होता तो उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं होते, कम से कम मोबाइल से अवेलेबल है। अब पलायन को रोका जाए नहीं रोका जाए, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉलर अशोक अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी अशोक, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। रखें अपनी बात, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे बेटे के जो सिम्टम्स है उसके अंदर केवल खुशबू नहीं आ रही है उसको, बाकी जुकाम वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है और जो फैक्ट है, अगर किसी की लॉस ऑफ स्मेल है या लॉस ऑफ टेस्ट है, इट इज इक्वल टू RT-PCR पॉजिटिव। ये मैं बड़ी बात फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी को लॉस ऑफ टेस्ट है और लॉस ऑफ स्मेल है, इट इज सच ए स्पेसिफिक सिम्टम विद हाई सेंसिटिविटी फॉर कोविड-19 कि इसको तो ये मान लेना चाहिए कि इसको कोविड हो गया है। पिछले वेव में देखा गया था कि जिनको लॉस ऑफ स्मेल वाले 2 तरह के पेशेंट थे पिछली वेव से हमको सीखना चाहिए। एक तो थे जिनको लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट था, और दूसरे ऐसे थे केवल खांसी और बुखार था। जो पिछली बार में देखा गया कि जो पिछले वेव में कि जिनको लॉस ऑफ स्मेल लॉस ऑफ टेस्ट था वो माइल्ड थे और जल्दी ठीक हो रहे थे, उनको सीवियर नहीं हो रहे थे। लेकिन ये बात अभी इस बार प्रूव नहीं हुई है। इनको दवाइयां शुरू कर दीजिए। ऐसा देखिए, आपके बेटे को लॉस ऑफ स्मेल है, आप RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट का वेट ना करें, दवाइयां शुरू करिए, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है या एजिथ्रोमाइसिन है, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, कोक्यू एंजाइम है, विटामिन C है। इसके साथ साथ आप जिंक वाले साथ में विटामिन ले सकते हैं, लेना चाहिए। पानी ज्यादा पिलाइए, बुखार आता है तो क्रोसिन दीजिए। आइवरमेक्टिन में अभी भी शुरू करना चाहूंगा। लॉट ऑफ फिजिशियंस में है डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन ये समय है कि आइवरमेक्टिन शुरू कर दें 12 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन तक के लिए। फेविपिराविर की मैं अभी राय नहीं दूंगा, बच्चा की उम्र कम है, ही हैज ए हायर एंटी इम्यूनिटी सिस्टम। और अगर ये एंटीवायरल मेडिसिन शुरू कर देंगे तो हमको लगता है ये उस 85% में चले जाएंगे जिसमें कि बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगले कॉलर महाराष्ट्र से दादा उबाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दादा, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल ऐसा है कि जो भी 45 एज से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाती है, कुछ लोगों को इसका रिएक्शन आता है और उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। जो अच्छे खासे लोग हैं फिलहाल, उन्होंने अगर वैक्सीन ले ली तो उनको भी थोड़ा सा रिएक्शन आता है कि वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते और उनको थकान महसूस होती है। तो इस वैक्सीन के बारे में बताइए सर। देखिए, ऐसा है, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है। काफी लोगों को दहशत और काफी डर था वैक्सीन के मामले में, खास करके शुरुआती दौर में। 16 जनवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन शुरू किया। आज 100वां दिन है, देखिए आज 100वां दिन है और 14 करोड़ के ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें काफी कुछ हेल्थ केयर वर्कर हैं, बाकी 45 से 60 वाले हैं, वो 60 के ऊपर वाले हैं। वैक्सीन लगने के बाद चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, उसमें हल्का फुल्का बुखार आ सकता है शुरू के 3 दिन या 4 दिन में।
बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा गया, कुछ लोगों की डेथ हो गई, जो कि माना गया कि ये डेथ होनी ही थी और वैक्सीन से कोई मतलब नहीं रहा। जी। शुरुआती दौर में एक डर आया था कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कि कोविशील्ड वैक्सीन से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो दिल का दौरा या पैर की नसों में खून जम जाता है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से डेथ हो सकती है। लेकिन वो ओवरऑल डेटा देखा गया पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें ये कोविशील्ड वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनी हुई है, ये देखा गया कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर किसी को हल्का फुल्का बुखार आए तो उसमें डरने की बात नहीं है, क्रोसिन ले लें। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि वैक्सीनेशन वाले जो देश हैं, जिसमें इजराइल है, 60% के लोगों को उन्होंने कर दिया। हमारा देश बहुत बड़ा है, इजराइल तो बहुत छोटा, हमारे एक शहर के बराबर है। अमेरिका ने 40% लोगों को कर दिया। आज की डेटा अमेरिका का ये है कि केवल 50,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 3.5 लाख आ रहे हैं। वैक्सीनेशन इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री थे और अपने सारे हेल्थ केयर जो सोसाइटीज है वैक्सीन लगा रही हैं, हमारा जो दर है इस समय 28 लाख पे गिर के आ गया, जो कि 32 लाख पर डे का था वैक्सीन का। अगर हमको 2021 तक वैक्सीनेशन लाना है तो हमको कम से कम 68 लाख पर डे करना है। अब वैक्सीन की सप्लाई भी कम हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि भारत के हमारे पास केवल 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्या हम बाकी के और देशों की वैक्सीन मंगा सकते हैं? अगर बहुत महंगी ना पड़े तो ले ले। वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। 24/7 वैक्सीनेशन होना चाहिए, दैट इज द ओनली वे। अगर एक बात बहुत जरूरी बात है, अगर 24/7 वैक्सीनेशन होगा और होम केयर में वैक्सीन करें। एक बात और जरूरी बात है, कुछ लोगों को देखा गया है कि वैक्सीन लगी और 1 हफ्ते के अंदर उनको कोरोना हो गया। उसका कारण क्या है? क्या वैक्सीन की वजह से है कि नहीं? उसका क्या कारण है आपसे हम समझेंगे डॉक्टर विवेक, आपसे हम समझेंगे उसका क्या कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है, उन्हें कोरोना हो जा रहा है। इसका कारण हम समझेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रिदा अहमद। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में इस वक्त हालात क्या हैं, मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने जायजा लिया। में क्या कुछ सूरत हाल है बेड्स को लेकर, कोविड मरीजों को लेकर, वो हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं। मैं पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और अस्पताल में आप तस्वीरें देखिए कि जो गेट है आपको बंद नजर आएगा सुरक्षा कारणों से, और साथ ही साथ अस्पताल में जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से फुल हो गए हैं। अगर उसके साथ का डिजिटल मीटर हम आपको दिखाएं गेट के साथ का, तो आप वहां पर देखेंगे कि साफ तौर पर डिजिटल मीटर में दिखाया जा रहा है कि कोविड बेड 700 हैं और 700 के 700 जो बेड हैं वो फुल हैं। इसके अलावा आईसीयू बेड के बारे में बताया गया है कि वहां 400 बेड अवेलेबल थे, लेकिन कोई भी बेड इस समय अवेलेबल नहीं, और वेंटिलेटर भी आप देखिए 0 है, यहां पर कोई बेड अवेलेबल नहीं है। शनिवार को भी यहां पर एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट गहरा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई और जो गाजियाबाद के मोदी नगर के पास भोजपुर में जो प्लांट है ऑक्सीजन का, वहां से यहां तक ऑक्सीजन का टैंकर मंगवाया गया। ग्रीन कॉरिडोर उसके लिए बनवाया गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर लाई गई। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते भी यहाँ पर जो 500 मरीज हैं उनकी जान उस समय खतरे में आ गई थी जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई थी। उधर अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो एम्बुलेंस हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और आवाजाही जो है एम्बुलेंसेस की वो सुचारू रूप से सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन अगर बेड्स की बात करें, जैसे कि हमने आपको बताया कि बेड्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, तो पूर्वी दिल्ली के अगर जीटीबी अस्पताल में फिलहाल आप कोशिश कर रहे हैं बेड लेने की, तो अस्पताल ने साफ अपने डिजिटल मीटर पर यह बता दिया है कि यहाँ पर बेड्स नहीं है और बेड्स की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, जाहिर है उनके लिए ये एक मुश्किल भरी खबर है। और वहीं हमने एनसीआर के अस्पतालों में भी जानकारी करने की कोशिश की, तो कई अस्पतालों ने कल भी कहा था कि कुछ देर की जो ऑक्सीजन है उनके पास रह गई है। हालांकि बाद में सरकार ने उस संकट को दूर करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये स्थिति लगातार देश की राजधानी और उसके आसपास बनी हुई है। लॉकडाउन भी देश की राजधानी और एनसीआर में फिलहाल पार्शियल तौर पर है। अब देखना यह है कि किस तरह से इस पूरे संकट से उभरा जाता है। दिल्ली में कैमरामैन पंकज के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, वहां किस तरह के इंतजाम है इसका जायजा लिया मेरी सहयोगी उर्वशी खोना ने। ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह दिखाई देती है। महाराष्ट्र में दिखाई देती है, मुंबई शहर में दिखाई देती है। मुंबई की अगर बात करें तो बीएमसी ने इन ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच में अनाउंस किया है कि 16 ऑक्सीजन प्लांट्स बीएमसी लेके आने वाली है मुंबई शहर में।
ये 16 ऑक्सीजन प्लांट्स 12 अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेवलप किए जाएंगे, एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और ये 16 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो 43 मेट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। बीएमसी ने ऑलरेडी 2 अस्पताल है, एक है कस्तूरबा अस्पताल, दूसरा है ये हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे ट्रॉमा केयर सेंटर, जहाँ पे ऑलरेडी बीएमसी ने ऑक्सीजन प्लांट बनाए हैं। अब ये जो 16 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की बात की जा रही है, ये जो 12 अस्पतालों में ये सेटअप किए जाएंगे, ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट्स है जो एक डिपेंडेंसी जो होती है सिविक हॉस्पिटल्स की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पे, वो रिड्यूस करेंगी। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि किस तरह से एक सिस्टम मैकेनिज्म प्लेस होगा इस पूरे ऑक्सीजन प्लांट के वर्किंग को लेकर, जहां से ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट करेंगे और एक सूटेबल प्रेशर से पेशेंट्स को पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका 15 से 30 साल का शेल्फ लाइफ है और ये ऑलमोस्ट 50% कम रेट में चार्ज में ऑक्सीजन मिल रहा है जो जनरली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स चार्ज करते हैं। और जैसे ही टेंडर्स फ्लोट करेंगे वैसे ये देखा जा रहा है कि एक ही महीने में ये 16 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि किस तरह से हाफ रेट में, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हाफ रेट में ऑक्सीजन मिलेगा। इतना ही नहीं तो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है ट्रांसपोर्ट को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यहाँ से वहाँ जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वो जो एक्सपेंडिचर है वो भी कट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट्स है। आंखें टिकी हुई है कब ये टेंडर्स फ्लोट होते हैं और कब ये ऑक्सीजन प्लांट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की किल्लत है, जिस प्रकार का एक क्राइसिस का माहौल है, उसमें ये ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज के लिए। और लगातार डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर से स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, आप उन पर कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान जानिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, बहुत से लोगों की शिकायत आ रही है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जब वो कराने जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, लेकिन उनमें लक्षण मौजूद हैं। तो अब इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कुछ दिन घर पर रहकर उन्हें इंतजार करना चाहिए या फिर कितने दिन बाद दोबारा से उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए? आज जो सेकेंड वेव आई है जिसमें डबल म्यूटेंट वायरस ज्यादा उसके चांसेस हैं B167, इसमें आरटीपीसीआर टेस्ट के पॉजिटिव आने की संभावना केवल 70% के आसपास है, जो कि पुरानी पहली वेव में करीब 95% थी। उसके अलावा जीन एक्सपर्ट और अलग टेस्ट हैं। अब फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ गया, लक्षण पूरे हैं। मैंने कहा भी था एनी फीवर, एनी कॉफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, जबकि 30% पॉजिटिविटी रेट है, should be taken as corona unless proved otherwise. Don't wait for other symptoms, don't wait for RT-PCR. आप दवाइयां शुरू करिए, फिजिशियन से बात करिए, कंसल्ट करिए, ऑनलाइन वीडियो whatever way, start the treatment early. Early treatment is the only way to success. मैं इसमें आपके माध्यम से 2 बातें और कहना चाहूंगा जी। एक बार दवाइयां कुछ शुरू हुई थी, आपको याद होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था पिछले वेव में। इस बार लोग भूल चुके हैं। कुछ ट्रायल किए गया, उसमें देखा गया कि प्लाज्मा हैज नो रोल। प्लाज्मा ट्रीटमेंट का बेसिक बताना चाहता हूं कि बेसिक होता है केवल एंटीबॉडीज जो पेशेंट बनी है उसको दे देना, इसका फायदा तो होना ही है। तो जबलपुर से हमारे कॉलर विवेक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी विवेक, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? भाई को कोरोना हुआ था, अभी मतलब उसकी रिपोर्ट ठीक आई है। पहले 5 था, अब 2 आया है स्कोर, लेकिन उसकी जो है कल रात को 93 आया था 100 मीटर में और अभी 92 हो गया था, फिर 94 हो गया है। जी जी सर, क्या करना चाहिए सर? जी डॉक्टर विवेक विजय के सवाल। देखिए ऐसा है कि अगर ऑक्सीमीटर में 92 से 94 वेरी कर रहा है, इसका मतलब लंग्स में निमोनिया है। अब आपने HRCT स्कोर बताया केवल 4, तो ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी है, क्योंकि आरटीपीसीआर HRCT में CT स्कोर कम से कम 10 से 15 होगा, तभी सैचुरेशन गिरेगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपके ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर है उसमें कुछ गड़बड़ी है, या HRCT के स्कोरिंग में गड़बड़ी है। अगर आप एक बात को मान के चलते हैं कि ऑक्सीमीटर सही है और आपकी 92 से 94%
सिचुएशन चल रही है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑन योर टोज। जी। आपको बैठ के डॉक्टरी सलाह करके अगर अस्पताल मिल जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस समय इंडिकेशन बनता है और साथ साथ स्टेरॉइड का। हाँ, ठीक है। तो आप सभी लोग भी जो इस वक्त देख रहे हैं हमारे ये खास शो, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। डॉक्टर का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद रहेगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ।